हाँ तो जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विवेकानंद कोचिंग सेंटर झुंझुनू में। तो दोस्तों ये हमारी लगातार अगली जो क्लास है राष्ट्रपति से संबंधित, इससे पीछे वाली जो क्लासें थी वो भी, उस पर भी आपने अच्छा बताया। कमेंट आ रहे हैं बहुत से बच्चों के कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मकसद है यही है कि जितना हो सके बच्चों को साफ और शब्दों में दिया जाए ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल थे उनकी चर्चा की थी, राष्ट्रपति का पद देखा था हमने। फिर इससे पीछे वाली क्लास में हमने देखा था कि राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती है कौन सी होती है? तो जो आपातकालीन शक्तियां हमारे संविधान में ली गई हैं, ये किस देश के संविधान से ली गई थी? तो आपातकालीन शक्तियां आपने किस देश के संविधान से ली हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से। देखिए दोस्तों, आपातकालीन जो शक्तियां तीन प्रकार के आपके, तीन प्रकार कौन कौन से? एक तो आपका अनुच्छेद 352, एक दोस्तों आपका अनुच्छेद 356, एक दोस्तों आपका अनुच्छेद 360। ये तीन प्रकार की दोस्तों आपके पास आपातकालीन शक्तियां हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्तियां उनका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, या फिर इसे आप बोल सकते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, आप राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं इसे, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 360 में दिया गया आपको वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 352, अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 352 में किसकी परिभाषा दी गई है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख किया गया वो कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया है। दोस्तों हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू क्यों किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का कारण, सबसे पहले तो हमें कारण पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू क्यों किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का जो कारण होता है वो क्या होता है? किसी बाह्य आक्रमण, किसी बाह्य आक्रमण, यानी कोई भी अन्य पड़ोसी देश भारत पे क्या कर दे? आक्रमण। या दूसरा कारण हो सकता है किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध, देश के साथ युद्ध। या तीसरा कारण हो सकता है देश के किसी भी भाग में सुरक्षा का खतरा। ये तीसरा कारण। दोस्तों चौथा जो कारण होता है वो आंतरिक अशांति।
आंतरिक अशांति। ये 4 कारण हो सकते हैं। आप या तो किसी विदेशी शत्रु ने भारत पे क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, या किसी पड़ोसी देश के साथ हमारा क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, या देश के किसी भी भाग में सुरक्षा का खतरा हो, या देश में आंतरिक अशांति हो। दोस्तों आंतरिक अशांति ये वाला जो शब्द है ये वर्तमान संविधान में नहीं है। मूल संविधान में हमने आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया था, यहां पे अनुच्छेद 352 में। वर्तमान में इसके स्थान पे देखिए दोस्तों, आपके पास एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन के दौरान आपने आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे आपने कौन सा शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि आंतरिक अशांति शब्द को आपने संविधान से कब हटाया था। यह हटाया था आपने 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो जनता पार्टी से बने थे, मोरारजी देसाई। और आंतरिक अशांति शब्द को हटाने के बाद आपने यहां पे कौन सा शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। कारण आपको पता चल गया कि किसी बाह्य आक्रमण या किसी पड़ोसी देश के साथ या किसी देश की किसी भी भाग में सुरक्षा का खतरा बना हो, या आंतरिक अशांति यानी सशस्त्र विद्रोह। पहले यहां पे आंतरिक अशांति शब्द था, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में कौन सा शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। और आंतरिक अशांति को आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इन कारणों से आप किसकी घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है या देश के किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि घोषणा की किस प्रकार से जाती है। तो घोषणा की अगर बात करें तो दोस्तों घोषणा करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। तो घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति कैसे करेगा ये और देख लेते हैं। मंत्री परिषद की लिखित रिपोर्ट के आधार पे, किस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पे, लिखित रिपोर्ट के आधार पे। तो मंत्री परिषद के द्वारा लिखित सूचना दी जाती है, किसको, राष्ट्रपति को। और दोस्तों याद रखना पहले क्या था, 44वें संविधान संशोधन में एक बात और जोड़ दी इसमें कि कौन से मंत्रियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं। यहां पर इनके हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी है। अगर इनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो राष्ट्रपति मना भी कर सकता है। तो मंत्री परिषद की लिखित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए दोस्तों ये लागू कैसे किया जाता है। लागू करने के लिए ये जो घोषणा पत्र है, लिखित रिपोर्ट है, अब ये मंत्री परिषद ने किसको सौंप दी, राष्ट्रपति को सौंप दी। अब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करने के बाद क्या करेगा, ये रिपोर्ट लोकसभा में भेजेगा। आपके पास 2 सदन है, दोनों में पारित करवाना पड़ेगा इसे, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन दोनों सदनों के अंदर समय होता है इसके लिए, इन दोनों सदनों के अंदर कितने समय के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर इस घोषणा को पारित करना पड़ता है। कौन से बहुमत से पारित करना पड़ता है, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ये घोषणा पत्र कैबिनेट मंत्रियों से यानी मंत्री परिषद से चला था, किसके पास गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो ये घोषणा पत्र अब कहां पे आ गया, आपकी संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस घोषणा पत्र को 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों में कौन से बहुमत से पारित करना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अगर 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है,
अब पारित होने के बाद इसे कितने महीने तक लागू रख सकते हैं? 6 महीने तक लागू रख सकते हैं, 6 महीने तक। अब एक बार पारित हो गया तो आप इसे कितने महीने तक लागू रखेंगे? 6 महीने तक लागू रखेंगे। 6 महीने के बाद अगर पुनः लागू करना होता है तो यही प्रतिक्रिया आप दोबारा दोहराएंगे। दोबारा लागू करने के लिए दोबारा पारित करना पड़ेगा। दोबारा लागू करने के लिए दोबारा पारित करना पड़ेगा। अब एक बार पारित हुआ तो केवल कितने महीने तक लागू रखेंगे? 6 महीने तक। दोबारा लागू करना 6 महीने के बाद तो आप यही प्रतिक्रिया दोबारा दोहराएंगे, यानी 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में इसे फिर से 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी लागू करने की बात। लागू कैसे किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, कौन इसकी घोषणा करता है? एक बार पारित होने के बाद 6 महीने तक लागू रहता है। तो फिर इसी प्रकार 6 महीने करते हुए आप अधिकतम इसे कितने भी समय तक लागू रख सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 6 महीने करके, यानी 6 महीने के बाद पुनः इसे क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। और इसी प्रकार 6 महीने करके अधिकतम कितने भी समय तक लागू रखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 358 में एक पॉइंट दिया गया है। 358 अनुच्छेद 358 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर या दोस्तों घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है, जो अनुच्छेद 19 है आपका, अनुच्छेद 19 में जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, लागू होता है, तो अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में। तो अनुच्छेद 19 में एक तो है दोस्तों आपके पास आबाद भ्रमण, यानी अपने देश में घूमने का अधिकार। वाक अभिव्यक्ति, यानी बोलने का अधिकार। व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपने देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। अपने देश में संघ बनाने की स्वतंत्रता या सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं। वह आबाद भ्रमण का मतलब आप अपने देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, आपके पास स्वतंत्रता है। वाक अभिव्यक्ति का मतलब आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन अपने दायरे में रहकर। ये नहीं कि बोलने का अधिकार दिया गया आपको तो आप किसी को गाली गलौज करेंगे। व्यापार करने का अधिकार, जिन चीजों की आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जैसे अफीम का व्यापार करेंगे तो लाइसेंस चाहिए, तो इनको छोड़कर अन्य अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। निवास करने की स्वतंत्रता, अपने देश में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। संघ बनाने का, आप कोई किसी भी प्रकार के संघ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आपकी देश की अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए।
सम्मेलन बुलाने का, आप कहीं पर भी सम्मेलन बुला सकते हैं, लेकिन इससे आम जनता को क्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप रोड के बीच में आए और माइक ले लिया और सम्मेलन बुला लिया, नहीं, इससे क्या हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। इसमें हथियार वगैरह भी आपके पास नहीं है, शांतिपूर्वक ढंग से आप सम्मेलन बुला सकते हैं। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं आपके पास, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपकी सारी निलंबित हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 359 में हमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 359 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 359 में कही गई है। अब देखिए दोस्तों, 359 आपसे 358 तो आपसे क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रता, यानी आपको जो अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार दिया गया वो स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी याद रखेंगे, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर लागू हुआ है, सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हुआ है, तो यह स्वतः निलंबित नहीं होगा। फिर इसकी घोषणा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर किसी आक्रमण या युद्ध के दौरान आपातकाल लागू हुआ है तो यह स्वतः निलंबित होगा। लेकिन अगर देखो सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हुआ है तो यहां पर यह अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं आपकी निलंबित नहीं होंगी, फिर इसकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाएगी। जैसे कि अनुच्छेद 359 में हमें क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। उसे बोलना पड़ेगा कि हम सभी मौलिक अधिकार क्या कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक बात और जोड़ दी आपने, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। एक तो आपने आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ा था? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा था। और दूसरा आपने इसी संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 359 में भी एक लाइन और जोड़ दी कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 में हमें क्या दिया गया है? दोहरे दंड से संबंधित कानून है, इसमें मौलिक अधिकार है कि किसी एक व्यक्ति को एक अपराध की सजा केवल कितनी बार दी जा सकती है? एक बार दी जा सकती है। एक अपराध की सजा आप किसी व्यक्ति को 2 बार नहीं दे सकते। ये तो कौन सा अनुच्छेद कहता है आपसे? अनुच्छेद 20। तो ये निलंबित नहीं होता, चाहे किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राज्य आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो। अनुच्छेद 21 आपसे क्या कहता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपका जीवन जीने का जो अधिकार है, ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बातें आपने किस संविधान संशोधन के दौरान लिखी थी? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इससे पहले जो ऊपर वाला भाग है ये लिखा हुआ था संविधान में कि राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित। फिर इसमें आपने संशोधन करके 1978 में क्या जोड़ दिया कि 20 व 21 में दी गई मौलिक स्वतंत्रताएं कभी भी निलंबित नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि आज तक है वो अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो आज तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल आज तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार लागू किया गया है। दोस्तों पहली बार की अगर बात करें तो पहली
पहली बार ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 25 अक्टूबर को लागू किया गया था, 25 अक्टूबर 1962 को। हम आपको कारण भी बताएंगे कि क्यों लागू किया गया था। 25 अक्टूबर 1962 से दोस्तों ये चला था 10 जनवरी 1967 तक, यानी 1962 से लेकर 1967 तक आपने किसका प्रयोग किया? राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 का। कारण क्या था दोस्तों? कारण इस समय हुआ था भारत व चीन का युद्ध, भारत व चीन युद्ध, यह कारण था दोस्तों। इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1962 की अगर बात की जाए तो इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, यानी जिसका किसी भी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं था, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों पहली बार की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर 10 जनवरी 1967 तक राष्ट्रीय आपातकाल रहा। कारण क्या था? भारत व चीन का युद्ध था। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब देखिए दोस्तों ये युद्ध कैसे हुआ था। ये दोस्तों हमारे उत्तरी भारत का मानचित्र आपके सामने, ये वाला। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमारा जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? लद्दाख। और यहां पे हमारा एक राज्य है पूर्वोत्तर राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों 1962 में यानी 25 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पे दो तरफ से हमला किया था। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे हमला किया, और एक ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे चीन ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। अगर दोस्तों बात की जाए तो ये क्षेत्र अब वर्तमान में भारत के पास नहीं है। इसे आप बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये वाला क्षेत्र भी वर्तमान में भारत के पास नहीं है, इसका नाम है नेफा। और है तो दोस्तों ये भी नहीं, ये वाला भी, इसे आप बोलते हैं पीओके। ये तीनों के तीनों क्षेत्र आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है कि इसने विदेशियों को यानी पड़ोसी देशों को दे दिए। दोस्तों जब युद्ध हुआ था तो जो चीन की सेना थी वो भारत में यहां तक प्रवेश कर चुकी थी और इस साइड में यहां तक प्रवेश कर चुकी थी। अब जवाबी कार्यवाही में गोली दोनों तरफ से चलेंगे। इस युद्ध में भारत की हार हुई थी क्योंकि भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चीन की तरफ से युद्ध विराम करने की घोषणा जब हमारे देश के नेता ने मांग की थी कि युद्ध विराम कर दिया जाए, तो चीन का कहना था, चीन का प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई, उसका कहना था जितना क्षेत्र हमने जीता है वो हमें दे दो, हम युद्ध बंद कर देंगे। और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि रख लो, रख लिया उन लोगों ने। और यही कारण था कि ये क्षेत्र हमारा किसके पास चला गया? चीन के पास। और ये वाला क्षेत्र भी हमारा किसके पास चला गया? चीन के पास। ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया 1947 में। अब 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत का जो शासक था उसका नाम था हरि सिंह जाट। अब देखिए दोस्तों संविधान बनाते समय जब एकीकरण हो रहा था रियासतों का, तो ये कहा गया था कि कोई भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो रह सकती है। अब हरि सिंह जाट ने अपनी इस रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा की, यानी ना तो मैं भारत में जाऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1947-48 में कीबाइलियों के द्वारा इस क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया गया। अब कीबाइलियों के आक्रमण से बचने के लिए आपके हरि सिंह जो थे वो किसके पास आए? पंडित नेहरू के पास आए।
और पंडित नेहरू से इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैं मेरी रियासत को भारत में मिलाना चाहता हूं, लेकिन बतौर शर्त ये जो जीता हुआ क्षेत्र इन लोगों ने जिस क्षेत्र पे मेरे पे अधिकार कर लिया वो भी आप लेकर किस में मिलाएंगे, भारत में मिलाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह को झूठा आश्वासन दिया और विलय पत्र पर क्या करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। और इस क्षेत्र को उसने चर्चा भी नहीं की, ये क्षेत्र उसने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। उस समय मिला सकते थे अपन इसे भारत में, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश था, उसमें पाकिस्तान से तो आज भी कई गुना शक्तिशाली हम, उस समय भी मिला सकते थे। तो दोस्तों ये अपन बात कर रहे थे। फिर ये 1962 में आपने किसको दे दिया, चीन को दे दिया, और ये भी 1962 में आपने किसको दे दिया, चीन को दे दिया। फिर पाकिस्तान ने ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये 1963 में किसको दे दिया, चीन को दे दिया। अब दोस्तों यहां से लेकर ये वाली जो सीमा रेखा लगती है आपके साथ, इस प्रकार से पहले यहां तक, फिर यहां पे और फिर यहां पे ये चीन लगता है। यहां पे आपके साथ जो पड़ोसी देश है आपका नेपाल, वो सीमा बनाता है, और यहां पे एक छोटा सा देश है भूटान, वो सीमा बनाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि डोकलाम विवाद यहां पे हुआ था, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद हुआ था दोस्तों जून 2017 में। ये 22 से लेकर 28 दिन चला था, 22 दिन के आसपास चला था। अब देखो दोस्तों मैं आपको डोकलाम के बारे में भी बता देता हूं। डोकलाम क्षेत्र ना तो भारत का और ना चीन का, किस देश का था, भूटान देश का था। भूटान ने ये डोकलाम क्षेत्र किसको दिया था, भारत को दिया था, कि मेरी हिम्मत नहीं है कि ना तो मैं आपके साथ युद्ध कर सकता, ना चीन के साथ, मैं चीन को देना नहीं चाहता हूं ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र आप ले लीजिए। ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। तो दोस्तों बात आई 1959 की। 1959 में एक समझौता हुआ था चीन और भारत के मध्य, एंग्लो समझौता। एंग्लो समझौता कब हुआ था, 1959 में हुआ था, भारत और चीन के मध्य। चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझौते पे चीन वालों ने हस्ताक्षर करवाए थे, कौन सी बात लिखकर, कि डोकलाम जो क्षेत्र है, डोकलाम ना तो भारत का है और ना भूटान का है, करो इस पे हस्ताक्षर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुशी खुशी से इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर डोकलाम ना भारत का ना भूटान का, किसका हुआ, तीसरी सीमा यहां पे जो लग रही है वो किसकी लग रही है, चीन की लग रही है। तो आपने दिया था ये क्षेत्र। अब ये अब की बार जो विवाद हुआ था वो सीमा सड़क को लेकर हुआ था। चीन के सैनिकों ने यहां पे सीमा सड़क निर्माण प्रारंभ कर दिया। अब जवाबी कार्यवाही में भारतीय सैनिकों के द्वारा इसका विरोध किया गया। लगभग 22 दिन तक दोनों सेनाओं के मध्य तनाव रहा था, और 22 दिन के बाद चीनी सेना को वापस हटाया गया और अपनी सेना को इधर बुला लिया गया। सड़क नहीं बनाने दिया आपने वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में आपके देश का जो नेतृत्व करने वाला जो नेता है वो मजबूत होना चाहिए, और मजबूत है वर्तमान में। हमारे पास सैन्य शक्ति बहुत तेज है, कमजोर नहीं है चीन से हमारी। तो ये जो विवाद हुआ था डोकलाम विवाद, ये आपने दे रखा है, किसको दे रखा है, इस समझौते के अनुसार चीन को दे रखा है। आइए दोस्तों हमने देखा कि पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वो किस कारण से हुआ था, भारत और चीन के युद्ध के कारण हुआ था। 25 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1967 तक घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इस समय मंत्री परिषद के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों दूसरी बार देखते हैं कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। दूसरी बार, तो दोस्तों दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था, और यह चला था 27 मार्च 1977 तक। सबसे लंबा 5 वर्ष 2 माह 18 दिन, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था। दोस्तों ये आपातकाल लागू होने का जो कारण था वो कारण क्या था, तो दोस्तों इस दौरान जो कारण था वो था भारत चीन युद्ध।
भारत व पाक युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में अपना। इस युद्ध के बाद ही आपका बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था, स्वतंत्र राष्ट्र भारत की मदद से। तो भारत व पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? 1971 की अगर बात करें तो देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और इस समय जो आपकी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान देखिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारतीय जो प्रमुख सेनापति था, आर्मी का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। ये भारतीय सैनिक था, और ये इंडिया का था अपना भारतीय, और पाकिस्तान का जो सैनिक था, प्रमुख सेनापति था, उसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए दोस्तों युद्ध में क्या होता है। युद्ध के बाद एक समझौता होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम, कि भारतीय सेनापति जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। इस दौरान घुटनों के बल उनके हथियार छीन लिए गए थे और बंदी बना के अपनी सीमा के अंदर उन्हें बैठा लिया था। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 सबसे लंबा है। कारण भी आपने देख लिया, भारत व पाकिस्तान का युद्ध है। राष्ट्रपति के बारे में भी आपको पता चल गया, वीवी गिरी थे, और इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे समझौते के दौरान, कि भारतीय सैनिक जगजीत सिंह अरोड़ा ने इस दौरान पाकिस्तान के कितने सैनिकों को बंदी बनाया था। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। और हमारे भी सैनिक इसके पास थे। हमारे कुछ गाइडों के मुताबिक 53 और कुछ गाइडों के मुताबिक 56 सैनिक इस दौरान पाकिस्तानियों की कैद में थे। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इस युद्ध के बाद आपने एक समझौता किया था जिसका नाम है शिमला समझौता। इस समझौते को आप बड़े गौर से सुनेंगे। शिमला समझौता दोस्तों हुआ था 3 दिसंबर 1972 को, सॉरी दोस्तों 3 जुलाई 1972 को कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता करने पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो भारत की तरफ से तो कौन था? भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, पाक, और ये इंडिया की प्रधानमंत्री थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री थी दोस्तों बेनजीर भुट्टो। अब यहां पे आप गौर से देखेंगे, लगातार बहस चल रही थी। इंदिरा गांधी ने हमने जो 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था वो वापस दे दिए। हमारे जो 53 सैनिक थे इस समझौते में कहीं भी उल्लेख नहीं किया। जो हमने क्षेत्र इन लोगों का जीता था पाकिस्तान का, वो क्षेत्र भी इंदिरा गांधी ने इनको वापस दे दिया। 93,000 सैनिक भी वापस दे दिए, उनके हथियार भी दे दिए। लेकिन दोस्तों पूरे समझौते के दौरान हमारे 53 सैनिकों का इसने कहीं भी उल्लेख नहीं किया, कहीं भी उल्लेख नहीं किया। आज भी इनमें से कुछ तो पाकिस्तान की कैद में है या कुछ वहां पे खत्म हो गए। एक भी सैनिक वापस नहीं लिया इसने। अब देखिए दोस्तों हस्ताक्षर किस किस के होते हैं यहां पर। जुल्फिकार अली भुट्टो का जन्मदिन आता है 2 जुलाई को, और समझौता देखिए आप हस्ताक्षर कितनी तारीख को हो रहे हैं? 3 जुलाई 1972 को हो रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो 2 जुलाई को पाकिस्तान चला गया था वापस, शिमला में नहीं था। शिमला में कौन बची थी? बेनजीर भुट्टो। तो इस समझौता हुआ किन किन के मध्य था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। लेकिन हस्ताक्षर किन किन के हुए थे? बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के हुए थे दोस्तों। तो इसके पास कोई पद नहीं था। यह समझौता कोई भी मायने नहीं रखता है, ना तो इसे पाकिस्तान मानता है, और भारत मानवाए तो मनवाएगा कैसे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने साइन नहीं की, उसकी पुत्री ने साइन कर दी। तो भारत
पाकिस्तान इस समझौते को नहीं मानेगा। अब भी अगर इनमें से कुछ जिंदा हैं 53 सैनिकों में से हम लाने की चेष्टा करें तो ये समझौता ही नहीं है आपका, क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर किसके होने चाहिए थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। और उस समय हम हमारे 53 सैनिक लेके आ सकते थे। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे 53 सैनिकों को बंदी बना के रख ले। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो सबसे लंबा है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की दोस्तों हम बात करते हैं। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा कब लागू हुआ था? 25 जुलाई। दोस्तों इसमें 2 सन मिलेंगे आपको, 25 जुलाई या 26 जुलाई। ऑप्शन में एक आएगी, 25 जुलाई 1925 या 26 जुलाई 1975 से 21 मार्च 1977। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको पीछे लेके जाता हूं कि यहां पे देश में पहले से क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से जूझ रहा आपका देश। पहले से 71 से लगा हुआ 77 तक, यानी ये वाला भी वापस नहीं लिया गया है। और आपने कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया? तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। इस दौरान देखिए दोस्तों कारण क्या था? कारण था इस दौरान आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पे आपने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। इस दौरान जो देश के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इस समय आपकी प्रधानमंत्री वही मिलेगी दोस्तों जिसका नाम था इंदिरा गांधी। ये थी उस समय भी इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया आपने? 2 बार किया। पहली बार 1971 में और दूसरी बार 1975 में। कारण मैंने आपको बता दिया, आंतरिक अशांति। देखिए दोस्तों बात है 25 जुलाई की। 25 जुलाई रात को आपने क्या लागू कर दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल। 25 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था समग्र क्रांति। समग्र क्रांति। यह क्रांति क्यों हुई थी दोस्तों? देखिए मैं आपको बता देता हूं क्रांति होने का कारण क्या था। कि इस दौरान इंदिरा गांधी ने बहुत से हिंदुओं की जबरदस्ती क्या करवा दी? नसबंदी करवा दी। और नसबंदी भी किनकी करवा दी? जो कंवारे हिंदू थे उनकी करवा दी। और एक रेडिया पकड़ा दिया, ले बेटा सुन ले, रेडियो सुन और कोई काम को तो बच्चों को नहीं। तो ऐसी घटनाएं होती थी। जो बड़े बड़े नेता थे जिन लोगों ने विरोध किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, जेपी नारायण है, इन लोगों ने विरोध किया तो इनको पकड़ के कहां पे डाल दिया? जेल में डाल दिया। 25 जुलाई 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में समग्र क्रांति हुई। समग्र क्रांति का प्रमुख नारा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसे राजतांत्रिक देश बनाने की कोशिश न की जाए। अब इसने क्या किया? आपकी इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को बोल दिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि लिखित रिपोर्ट के आधार पे आप किसकी घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की। यह बात भी आपके मोरारजी देसाई ने जोड़ी थी। पहले ऐसे ही बोल दिया और राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो गया? लागू हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद ने मना भी किया था इस बार कि देश पहले से राष्ट्रीय आपातकाल में आप क्यों लागू कर रही? वो नहीं लागू करो तो इसको करना पड़ा, बेचारे को कर दिया इसने। फिर ये वापस कब लिया आपने? 21 मार्च 1977 को लिया था। तो इसकी आवश्यकता कोई भी नहीं थी। अब यहां पे इस शब्द का भी गलत फायदा हुआ था। कोई भी आंतरिक अशांति नहीं फैली थी, केवल दिल्ली के रामलीला मैदान में वहां पे कुछ लोगों ने भाषण दिया था, जैसे रामधारी सिंह दिनकर है, ऐसे लोग पहुंचे थे। जेपी नारायण, जय नारायण जो आपके यूपी से संबंध रखते हैं, 1998 में उन्हें मरणोपरांत आपने भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। तो फिर यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर देखिए दोस्तों इसने क्या किया? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा के 1976 में क्या होने वाले थे? लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव नहीं करवाया इस बंदी ने। करवाया क्या? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन करवा दिया इसने 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत का लघु संविधान
आज तक का सबसे विवादाप्रस्त संविधान संशोधन भी किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इस दौरान आपकी इंदिरा गांधी ने लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया, और विधानसभाओं का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। जब 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल के मना कर दिया था, तो इसने एक लाइन और जोड़ दी यहां पे, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें दोस्तों, बहुत कुछ किया था इसने। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखो आपने संविधान संशोधन किया है, 44वां संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के दौरान आप इस बात को गौर से देखेंगे कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए आपने क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। और राष्ट्रपति को आपने पद में आर्टिकल 52 में क्या लिख रखा है कि देश का प्रथम नागरिक है, अखंडता व एकता का प्रतीक है, तो उसे आपने मंत्री परिषद का गुलाम बना के छोड़ दिया। इसके बाद आपने 1977 में चुनाव हुए, चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और देश के प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। चलो हालांकि ज्यादा दिन नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने करवा दिया 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन इन्होंने कब करवाया? 1978 में करवाया। पहले 43वां लेके आए, इसमें परिवर्तन करने के लिए 42वें वाले में, फिर 44वां लेके आए, परिवर्तन करने के लिए लेके आए। जो उसने लोकसभा व विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया था, वो कार्यकाल 6 से घटाकर पुनः कितने वर्ष का किया गया? 5 वर्ष का किया। पहला काम ये किया इन्होंने। दूसरा काम आपके मोरारजी देसाई ने किया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, यानी बाध्य नहीं था। इससे संबंधित कल हमने देखा था आर्टिकल 111, पीछे वाली क्लास में देखा था 111, उसमें 3 शक्तियां हमारे पास, वीटो पावर, आध्यात्मिक वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो आप एक बार देख लेना, वो भी दोबारा देख लेना कि राष्ट्रपति किस प्रकार से बाध्य नहीं है। अब किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है, वो एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन फिर वो बाध्य होता है, लेकिन वो उसे अपने पास भी रख सकता है, ना तो हस्ताक्षर करे और ना उनको वापस दे। तो ये छूट जो आपने दी थी किस संविधान संशोधन के दौरान दी थी? 44वें संविधान। फिर 1975 में आपने कौन से शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था? आंतरिक अशांति के आधार पे आपने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया। तो मोरारजी देसाई ने इस शब्द को ही संविधान से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। जब तक हथियार सहित विद्रोह नहीं हो रहा हो, तब तक आप राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की घोषणा नहीं करवा सकते राष्ट्रपति से। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम दूसरा आपातकाल यानी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है? राज्य आपातकाल। देखिए दोस्तों, राज्य आपातकाल को आप क्या बोलते हैं? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, किस कारण से लागू होता है? अब देखिए दोस्तों, कारण क्या होता है? कारण जैसे कि यहां की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट संविधान के अनुसार शासन की गतिविधियों की कार्यवाही के संचालन नहीं कर रही है और अपनी मनमर्जी चला रही है। ऐसी मनमर्जी चलाती हैं तो यहां पे जो राज्यपाल होता है वो ये सूचना किसको दे देता है?
राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, फिर घोषणा करता है। तो कारण क्या हुआ दोस्तों, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के दौरान क्या बहुमत होता, उसी की सरकार बनती है, और किसी के पास बहुमत भी नहीं आया, और फिर बहुमत नहीं आया तो कोई गठबंधन भी नहीं करा, तो सरकार नहीं बन रही है। सरकार नहीं बन रही है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में क्या लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन, यानी वो राज्य का जो प्रशासन है वो राज्य के अधीन हो, केंद्र के अधीन हो जाता है। घोषणा करेगा कौन इसकी भी दोस्तों, इसकी भी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति जैसे ही घोषणा करेगा तो घोषणा करने के बाद ये आपकी घोषणा कहां पे जाएगी, लोकसभा व राज्यसभा में। यहां पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 और 356 में कितना अंतर है। यहां पर देखिए दोस्तों, इस घोषणा पत्र को 2 महीने के अंदर पारित करना होता है। कितने महीने के अंदर पारित करना होता है, 2 महीने के अंदर पारित करना होता है। कौन से बहुमत से पारित करना होता है, तो दोस्तों इसे साधारण बहुमत से पारित करना होता है। साधारण बहुमत का मतलब दोस्तों 50+1, ये होता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाता है। एक बार पारित होने के बाद इसे कितने महीने तक लागू रखा जा सकता है, तो दोस्तों इसे 6 महीने तक लागू रखा जा सकता है। 6 महीने के बाद अगर लागू रखना है उसी राज्य में, तो ये प्रतिक्रिया आप दोबारा दोहराएंगे कि 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से फिर से पारित करेंगे। इसी प्रकार 6-6 महीने करके आप इसे अधिकतम कितने वर्ष तक लागू रख सकते हैं, 3 वर्ष तक लागू रख सकते हैं। अगर 3 वर्ष के बाद लागू रखना है तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि इसी प्रकार 6-6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद अगर आप लागू करेंगे तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज तक है वो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है। आज तक राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग आज तक अपने देश में कितनी बार हुआ दोस्तों, 127 बार लागू हुआ है। आज तक की बात कर रहा हूं मैं, 1947 से लेकर आज तक, यानी 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक कितनी बार लागू हुआ है, 127 बार। दोस्तों बात की जाए इसमें पहली बार कब लागू हुआ था, तो दोस्तों पहली बार ये लागू हुआ था 20 जून 1951 को। ये पूरे राज्य में न लागू करके किसी राज्य के विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। 20 जून 1951 को लागू हुआ था किस राज्य में, पंजाब राज्य में, और पंजाब के कौन से क्षेत्र में, पेप्सू क्षेत्र में लागू किया गया था, जो वर्तमान में हरियाणा के साथ सीमा लगती है उसके। तो पहली बार कब लागू हुआ, 20 जून 1951 पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में। आज तक कितनी बार हुआ है, 127 बार। अंतिम बार की बात करें दोस्तों, अंतिम बार दोस्तों ये लागू हुआ था 12 नवंबर 2019 को, और किस राज्य में लागू हुआ था, महाराष्ट्र में लागू हुआ था। तो अंतिम बार किस राज्य में लागू किया गया था इसे, 19 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र में लागू हुआ था, जब वहां के चुनाव हुए थे। तो वहां पे किसी भी पार्टी के पास क्या नहीं था, बहुमत नहीं था। फिर आपके जो बाल ठाकरे के बेटे थे उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या कर लिया, गठबंधन बना लिया और वहां पे सरकार बनाई। कुछ समय तक सरकार नहीं बनी थी। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब बहुमत नहीं होता, सरकार नहीं बन रही होती है, तो उस राज्य की जो प्रशासनिक गतिविधियां वो केंद्र के अधीन हो जाती हैं। तो अंतिम बार कहां पे लागू हुआ था, 12 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र में। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक बार किस राज्य में लागू हुआ। तो दोस्तों सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में कितनी बार, 10 बार। केरल में कितनी बार, 9 बार। मणिपुर में कितनी बार, 9 बार। तो यह है सर्वाधिक बार लागू होने वाले राज्य। अब न्यूनतम की अगर बात करें
तो न्यूनतम ऐसे राज्य निकालेंगे हम जिसमें आज तक लागू नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारे पास ऐसे 2 राज्य हैं, एक का नाम है छत्तीसगढ़ और एक का नाम है तेलंगाना। इन 2 राज्यों में आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे लंबे समय के लिए कहां पे लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। तो सबसे लंबे समय के लिए, लंबे समय तक भी लागू हुआ था आपके पंजाब में। यह लागू रहा था 1987 से 1991 तक, यानी 4 वर्ष 259 दिन तक लागू रहा था। सबसे लंबे समय तक, कितने समय तक लागू रहा था? 4 वर्ष 259 दिन तक लागू रहा था। इसमें आपको संविधान संशोधन करके समय समय के अनुसार इसे बढ़ाया गया था। सबसे कम समय तक, न्यूनतम समय तक, यानी सबसे छोटा, ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था और सबसे छोटा लागू हुआ है कर्नाटक में। और कर्नाटक में लागू हुआ था 10 अक्टूबर 1987 से 17 अक्टूबर 1987 तक, यानी दोस्तों केवल और केवल कितने दिन का? 7 दिन का। 10 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे से लागू होता है और 17 अक्टूबर को 12 बजे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो 11 से काउंट करेंगे हम, क्योंकि रात्रि 12 बजे तारीख चेंज हो जाती है, अगली हो जाती है 12 तारीख, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 10 तारीख को। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 केवल कितने दिन तक लागू रहा था? 7 दिन तक लागू रहा था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आज तक कितनी बार लागू हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में आज तक कितनी बार लागू हुआ है? 4 बार। यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 196, 197, 198 और 199, ये तो आपको गिनती याद करनी पड़ेगी। और इसका पासवर्ड है दोस्तों 7702। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार कब लागू हुआ? 1992 में। अगर पूछा जाए कि 1967 में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया था। पहली बार किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था राष्ट्रपति शासनकाल? मोहनलाल सुखाड़िया 1967 में। दूसरी बार जब ये लागू किया गया था तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के समय। तीसरी बार भैरव सिंह। और दोस्तों चौथी बार जब लागू हुआ तब भी कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह थे। तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद 356। लास्ट हमारा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 360। 360 में आपके पास कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किसके आधार पर लागू किया जाता है दोस्तों? तो ये आर्थिक संकट के आधार पे, आर्थिक संकट के आधार पे लागू किया गया। आज तक कितनी बार लागू किया गया है? तो दोस्तों आज तक 0 बार लागू किया गया है, यानी एक बार भी इसे लागू नहीं किया गया। ये लागू करने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। मंत्रि परिषद, लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं इसमें। मंत्रि परिषद के मौखिक यानी मुंह से कहने पर राष्ट्रपति इसकी क्या करेगा? घोषणा करेगा। घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब ये जो घोषणा पत्र है ये कहां पे जाएगा? लोकसभा व राज्यसभा में। लोकसभा व राज्यसभा में इसे भेजा जाता है और लोकसभा व राज्यसभा में इसे 2 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर कौन से बहुमत से पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। एक बार पारित होने के बाद आप इसे कितने भी समय तक लागू रख सकते हैं। इसके लिए 6-6 महीने में दोबारा पारित नहीं करना पड़ेगा।
इसकी एक शर्त होती है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को छोड़ के, किसको छोड़ के? राष्ट्रपति को छोड़ के। क्योंकि आपने अनुच्छेद 59 में क्या पढ़ा था पहली क्लास में कि शर्तों में क्या था? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें थी कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रपति को छोड़ के सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में आप क्या कर सकते हैं? कटौती कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने उल्लेख किया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का। तो आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमारे देश में जर्मनी के संविधान से ली गई हैं और इसमें 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352 में था राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में था राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में हमने क्या पढ़ा है? वित्तीय आपातकाल। अच्छा तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।